तो देखो कोलिजन में कोलिजन की तैयारी कैसे होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल है, ये मास m है, इसकी वेलोसिटी v1 सपोज करते हैं 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये दूसरा मास सपोज इसको मैं 2m लिख देता हूँ, ठीक है। इससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है v2 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेटली ज्यादा है, ये इसको कंप्रेस करेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फाइंड, और स्प्रिंग का के तुम ले सकते हो, थोड़ा सा आसान लेते हैं 1/2k, सो दैट इसका स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर नंबर 36 72 ले लेते हैं, शायद कुछ आसानी हो जाए। 72 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। m की वैल्यू अकॉर्डिंगली हम ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, और दूसरा पार्ट फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जब इसको समझ लोगे तो कोलिजन समझना बड़ा आसान हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को समझो। देखो, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। जब ए बी के पास आएगा, यहाँ पर ये स्प्रिंग से चिपकता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कंप्रेस करेगा इसको, तो स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होगी। तो स्प्रिंग जब ऐसे कंप्रेस होगी तो ऐसे फोर्स लगाएगी, ए पे इधर, बी पे इधर। तो ए की वेलोसिटी को कम करेगी और बी की बढ़ाएगी। कंप्रेस हो रही है, ध्यान देना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ये 40, ये 10, ये कंप्रेस हो रही है, ये ज्यादा वेलोसिटी कंप्रेस करेगी। तो इस पे फोर्स का लगेगा इधर, इस पे राइट साइड, इस पे लेफ्ट। तो इसकी वेलोसिटी को स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, कंप्रेस हो रही है, तो कम करने की कोशिश करेगी, कम करेगी डेफिनेटली। इसकी वेलोसिटी को सपोज 39, इसकी 10 से 11 पहुंच गई, फिर इसकी और कम हो 38, इसके सपोज 12, जो भी होगा। होगा क्या, जब तक स्प्रिंग कब तक कंप्रेस होगी भाई, ए की वेलोसिटी अगर बी से ज्यादा है तो ए बी के पास आने की कोशिश कर। जब तक ए बी के पास आने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी, और जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगी, और जब स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ए की वेलोसिटी कम होती जाएगी और बी की बढ़ती जाएगी। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। मतलब इसकी वेलोसिटी से ज्यादा नहीं, कोई मोमेंट ऐसा है, इसकी कम होती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, ये बात समझने की। तो पहली बात यहाँ समझ लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटी कहीं पे कॉमन होगी, और जहां कॉमन होगी मतलब ये हुआ एट V common x equals to x maximum, स्प्रिंग कंप्रेशन मैक्सिमम है। तो पहले हम यही निकालते हैं। तो अब इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्स है, दोनों पर है इंटरनल। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, m1v1 प्लस m2v2 m1 प्लस m2 v कॉमन, m1 m ही है, ठीक है। v1 40 प्लस 2m 10, ये हो गया 3m v कॉमन है, वन कैंसिल यहाँ से, ये हो गया 40 20 60, 3v कॉमन, v कॉमन आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब स्प्रिंग का कंप्रेशन कैसे निकालना है, कॉमन आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड कॉमन। उस मोमेंट पर स्प्रिंग में कंप्रेशन अब नहीं होगा, अब स्प्रिंग इवन रिलीज हो, दोनों दूर हटेंगे। अब उसकी जो वेलोसिटी और कम होती जाएगी, उसकी और बढ़ेगी। ये इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन अभी हम कॉमन पे रहते हैं, जब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, ये दोनों की वेलोसिटी सेम है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। अब
हमारे पास एक तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल तो कुछ भी नहीं है, फाइनल काइनेटिक हो गया हाफ m1 प्लस m2 v कॉमन स्क्वायर प्लस, अब एक और चीज आ गई, हाफ kx स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यूज रखते हैं, देखो हाफ सब जगह से कैंसिल हो रहा है, m1 m v1 40 स्क्वायर 2m v2 10 का स्क्वायर, ये हो गया 3m और कॉमन आया था 20 का स्क्वायर, k है 72 x स्क्वायर 40 स्क्वायर 1600 m प्लस 100 into 2 200 m, you get 4 into 3 1200 m plus 72 x square। तो सॉल्व करेंगे 16 plus 2 18, 18 minus 2 ये हो गया 1600 m 72 x square। मान लेते हैं m की वैल्यू भी यहाँ दे देते हैं, m is 2 किलोग्राम, लेकिन कुछ बात बनती 12 3, चलो कोई इशू नहीं, ठीक है 2 किलोग्राम रख देते हैं, तो ये हो गया 1272 एक्स स्क्वायर। उसको सॉल्व कर लोगे तो x आ जाएगा मीटर्स में, 1200/72 का रूट। और पहली बात हो गई। दूसरी बोला कि the velocity is after long time, मतलब ये कंप्रेस होने के बाद ऐसा नहीं कि साथ साथ चलेंगे, अब स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद ये दूर हटेंगे, राइट। अब फिर ये दूर हटते हटते जब टोटली सेपरेट हो जाएंगे तब इनकी वेलोसिटीज कुछ और होंगी। अब हम वो निकालते हैं फाइनल वेलोसिटीज। हम ऐसा मान लें कि बहुत बाद में स्प्रिंग कंप्रेस होकर रिलीज हो गई और दोनों अलग अलग चल रहा है, तो एक चीज तय है कि अब इसकी वेलोसिटी मान लो v2 डैश हो गई और इसकी हो गई v1 डैश, ठीक है। तो जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा तरीका हम वही लगा लेंगे यहाँ पे। वो क्या, इनिशियल मोमेंटम m1 v1 m2 v2 m1 v1 डैश m2 v2 डैश, फर्स्ट इक्वेशन। दो अननोन है v1 डैश v2 डैश, एक और इक्वेशन चाहिए वो हम लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि स्प्रिंग की पोटेंशियल वापस रिलीज हो गई और सिस्टम में पहले भी काइनेटिक एनर्जी थी, अब भी काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर, ऐसे ही हाफ ऑफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 डैश स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये बिल्कुल वही चीज है जो तुम पढ़ते हो अपने से, ठीक है, जो तुमने 11th क्लास में डेरिवेशन की होगी। फिर मैं टर्म आती थी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्पिरेशन, उस पर मैं एकदम से जंप नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ से मैंने एग्जांपल क्यों लिया, मैं इस एग्जांपल से अब जो स्प्रिंग फोर्स है वो इंपल्सिव तो नहीं है, अब मैं इस एग्जांपल से कोलिजन का प्रोसेस समझाता हूँ, क्योंकि इसमें तुम आराम से समझ सकते थे कि हाँ ये ऐसे आई कंप्रेस हुआ, इस ए ने पी पर आगे फोर्स लगाया, पी ने ए पर पीछे फोर्स लगाया, दोनों लगाते रहे, फिर कंप्रेस हो गए स्प्रिंग, फिर रिलीज हुए, फिर फाइनली सेपरेट हो गए। अब इसको कोलिजन तो नहीं कहेंगे। अब कोलिजन में क्या है, कोलिजन में भी यही होता है, तरीका बस ये हो जाता है कि ये जो इतना आराम से नहीं, टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। अब ऐसे बना देते, समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट, ये u1, ये u2, डेफिनेटली u1 u2 से ज्यादा है, तभी से टकराएगा। ये m1 और ये
M2, ये होता है बिफोर कोलिजन। और फिर लिखते हो तुम ये V1, मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया, सब डायरेक्शन शो की, ठीक है। ये V1, ये M2, ये V2, ठीक है। अब ये है आफ्टर कोलिजन। अब यूजुअली ये नहीं बताया होता ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, अब वो बताइए, मैं उसी पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ड्यूरिंग कोलिजन वही हो रहा है जो दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। ये अगर पार्टिकल 1 इसको A बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ, ये A B को यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर, अब स्प्रिंग का काम कौन कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। A B को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, B आगे भागता है तो B इस पे वापस फोर्स लगाता है। तुम कह सकते हो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगती है, नॉर्मल रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें जो काम बहुत देर में हो रहा था वो यहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है। ये जैसे टकरा, ये सारी प्रोसेस जो थी स्प्रिंग की ये एकदम से हो जाती है, इंस्टेंटली। तो ये इससे टकराया, एकदम से ये हुआ और ये यहाँ से यूं सटा और एकदम से इधर। ये अब इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन। तो इम्पल्सिव फोर्स इंस्टेंटली मोमेंटम चेंज कर देती, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि m1v1 is equal to m1u1 minus n डेल्टा t। अब समझो इसका मोमेंटम फाइनल कितना होगा, m1v1 is equal to what, m1u1 में से n डेल्टा t कैंसिल हो गया और उसका m2v2 is equal to what, m2u2 प्लस, इसने बढ़ाया है मोमेंटम, इसने मोमेंटम कम किया। अब दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास जानी पहचानी क्वेश्चन आ जाती है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2। और इंटरेस्टिंग बात एक और आ जाती है इसमें, यह कहीं भी एनर्जी की बात नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी चाहे अंदर रहे चाहे न रहे, इम्पल्सिव फोर्स अपना काम करेगी और ये कैलकुलेशन उसी तरह से रहेगी। इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा लगता है कोलिजन, चाहे इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे चाहे ना रहे। तो ये एक्चुअल में कोलिजन का प्रोसेस। फिर इसकी कैलकुलेशंस करके V1 V2 के फॉर्मूलाज निकालते हैं, फिर कुछ डेफिनेशन देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ से एक्चुअल में कोलिजन इंट्रोड्यूस होता। तो यहाँ ये समझने के बाद फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और ये सब चीजें। तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाता, मैं सिंपल सी एक बात लेता हूँ। E की जो वैल्यू है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन relative velocity of approach। ये एक्चुअली हायर क्लासेस, मतलब इंजीनियरिंग में जाओगे तो तुम देखोगे कि एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो मटेरियल्स की इलास्टिसिटी का मेजरमेंट है। तो उतना डिटेल में नहीं जाते, हम सीधा इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसकी एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो है रिफॉर्मेशन अपॉन डीफॉर्मेशन। उसकी बात मैं बाद में करूंगा, ठीक है। रिफॉर्म और डीफॉर्म, तो समझो कि जब बॉल्स पास आती है तो कुछ हद तक डीफॉर्म होती है, फिर रिफॉर्म। तो लेटर ऑन मैं दोबारा से बताऊंगा। अभी यहाँ पे उसको ऐसे लिख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन v2 माइनस v1। ऐसा क्यों लिखेंगे, देखो टकराने के बाद b की वेलोसिटी ज्यादा होगी, a की कम हो जाएगी, तभी दोबारा नहीं टकराएंगे ना भाई। टकराने से पहले ये ज्यादा हो u1, तो u1 माइनस u2, ये हम e की वैल्यू। और दूसरा हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी, और पहली तो हमारे पास है ही m2u2 m1v1 प्लस m2। हालांकि
डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला याद रखो, आसान रहता है। ई की वैल्यू अगर 1 है तो फॉर्मूला हो जाता है V1 2m2u2 प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस V2 2m1u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। बस अब क्या मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा है, ये तो तुम्हारे पास लोअर क्लास में लिखा हुआ था। अब e की वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर है तो तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा V1। अब ध्यान दो, यहाँ पे 2 की जगह 1 प्लस e आ जाएगा, m2u2 प्लस u1 m1 माइनस e m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो फॉर्मूला में लॉजिक से याद किया हुआ, यहाँ 1 तो यहाँ दोनों 2, फिर यहाँ 1 का इंट्रोडक्शन, यहाँ भी 1, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ये इस तरह से V2 होता है, यहाँ पे 2 की जगह 1 प्लस e m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस e m1 अपॉन m1 प्लस ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ था। ये फॉर्मूला और याद रहे तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अब मेरा पर्पस यहाँ पे सिंपल इस लेवल की स्टडी को बताना नहीं है, मेरा पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं ई पर बेस्ड, सीधा कोलिजन के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर लोगे, ई पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताता हूँ। अगेन एचसी में है ये सवाल, ठीक है। क्वेश्चन इतना सा है बस कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से m मास का ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट होता है, फिर यहाँ टकराता है, टकरा के आगे जाता है। बस इसमें सवाल ये पूछा है कि फर्स्ट टाइम तो हम इसकी रेंज और वो सब निकाल लेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि जब ये टकराता है तो यहाँ पे e की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 1 नहीं, टकरा के दोबारा जाएगा और दोबारा जब जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो रेंज है इसको r डैश बोल देते हैं, ये जो हाइट है h डैश और टोटल टाइम t डैश, ये बताना। अब यहाँ से तो तुम्हें साफ साफ अच्छे से पता है कि r कितना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और h कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और टाइम कितना 2u साइन थीटा अपॉन g। मैं प्रोजेक्टाइल में बताया भी करता हूँ, फॉर्मूले ऐसे मत याद करो, फॉर्मूले ऐसे याद करो। देखो वो h देखो क्या है, h इज u साइन थीटा मतलब uy होल स्क्वायर बाई 2ay। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में इसको पढ़ना आसान हो जाता है, वो तुम ऐसे करते हो। ऐसे ही टाइम पीरियड जो है 2uy अपॉन ay, और जो रेंज है इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 अलग करो, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, u साइन थीटा अलग लिखा, u कॉस थीटा अलग लिखा, तो ये होगा 2ux uy अपॉन ay। अगर ये फॉर्मूला ये दिमाग में रहे तो फिर सॉल्व करना प्रॉब्लम को आसान हो जाता है। अब इसको दिमाग में रखते हुए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे व्हाट हैपेंस हियर, देखो ये जब पार्टिकल इधर आएगा तो स्पीड तो इसकी यू ही होगी टकराने से पहले। अब ध्यान देना फिर भी बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, ठीक, ये एंगल थीटा होगा क्योंकि इसने यू कॉस थीटा रहना है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी यू कॉस थीटा था, और ये कंपोनेंट हो गया यू साइन थीटा।
टकराने के बाद सपोज ये वेलोसिटी v है। अब ध्यान देना है, ये जो ये सेक्शन है ना, इसकी वेलोसिटी v है और ये एंगल अल्फा है। अब इसका एक कंपोनेंट हो गया v cos अल्फा और ये हो गया v sin अल्फा। अब ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो डेफिनेटली v cos अल्फा u cos थीटा के बराबर रहेगा। मतलब vx ux के बराबर रहेगा, उसको कोई झंझट नहीं है। अब इसकी कहानी देखो, अब मैंने कहा E की डेफिनेशन, मैं E की डेफिनेशन को रिफाइन करता जाऊँ। देखो अब E की डेफिनेशन को जो मैंने लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसमें एक और बात ऐड करनी है, वो क्या है, कोलिजन जब ऐसे होता है तब तो कुछ सोचना नहीं है, लेकिन कोलिजन अगर ओब्लिक हो तब हम रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ लेते हैं। तो ये जहां पर जिस डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स लगता है, जहां नॉर्मल रिएक्शन है, ये वाला, ये कहलाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन। तो इसमें हम पूरा लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग LOC, लाइन ऑफ कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग LOC। ये ध्यान रखें। इसका मतलब ये हुआ, जब ये बॉल यहाँ टकराती है तो फोर्स तो यहाँ लगती है भाई, इस तरफ, इधर कोई फोर्स नहीं। तो E की डेफिनेशन इस कंपोनेंट के लिए होगा, ध्यान देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये रिवर्टिकल, ये है v sin अल्फा, मतलब vy अपॉन u sin थीटा uy। तो vx तो ux के बराबर आ गया, लेकिन यहां से vy आ गया euy। Got it? अब हम फॉर्मूलाज पे सीधे सीधे लिख देते हैं। सेकंड कैलकुलेशन नहीं करनी उतनी लंबी, वो कंपोनेंट लेकर के सब कुछ करके, बस ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से करते हैं। तो h हो गया uy स्क्वायर, या h डैश होगा, सॉरी h डैश होगा uy नहीं vy लिख देता हूँ मैं, ठीक है, h डैश vy स्क्वायर अपॉन 2ay। vy कितना है euy, मतलब e स्क्वायर uy स्क्वायर 2ay, uy स्क्वायर 2ay h है, e स्क्वायर h टाइम t डैश 2uy ay, uy कितना uy डैश, सॉरी, तो uy डैश हो गया euy अपॉन g, ये हो गया e इंटू टी, रेंज r डैश 2ux डैश uy डैश अपॉन ay, ux डैश तो ux ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, और ये हो गया euy अपॉन g, 2ux uy अपॉन g, r था, ये हो गया This is just entrance into the collision, the way we enter. इसके बाद एक लेवल और होता है इम्पल्स मोमेंटम क्वेश्चंस का, वो नेक्स्ट क्लास में आते हैं।